फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारत के शासन प्रणाली से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और इन्हीं प्रश्नों के जरिए से हम अपने इस टॉपिक पर पकड़ को अपनी मजबूत हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है? विधायिका और कार्यपालिका का सम्मिश्रण, नाम मात्र का राज्याध्यक्ष, सामूहिक उत्तरदायित्व और निश्चित कार्यकाल। तो इसमें से कह रहा आवश्यक गुण नहीं है, ये आपका डी होगा। बाकी आप ये जो तीनों हैं आपके, ये आवश्यक गुणों में से एक हैं। तो इसको विस्तृत पढ़ते हैं। देखिए, वास्तविक कार्यपालिका का वास्तविक कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका अपने पद पर तभी तक रहती है जब तक उसे संसद या निचले सदन अथवा लोकप्रिय सदन में बहुमत प्राप्त होता है। निश्चित कार्यकाल अध्याचारात्मक शासन प्रणाली की विशेषता होती है। याद रखिएगा, आपका संसदीय शासन प्रणाली में निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। इसका कार्यकाल कब तक होता है? जब तक आपका विश्वास प्राप्त होता है सदन में। अब जो अध्यात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें आपका कार्यकाल जो होता है वो निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय सरकार में राज्याध्यक्ष होता है निर्वाचित प्रतिनिधि, वंशानुगत व्यक्ति, मनोनीत व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। जो संसदीय सरकार जो होता है उसका राज्याध्यक्ष जो होगा वो निर्वाचित होगा। इसका आंसर जो सही होगा वो ए होगा। आइए देखते हैं इसमें। संसदीय शासन व्यवस्था में राज्याध्यक्ष निर्वाचित भी हो सकता है और वंशागत भी हो सकता है, याद रखिएगा, और मनोनीत भी हो सकता है। जैसे भारत में निर्वाचित और ब्रिटेन में वंशागत होता है। देखिए, ब्रिटेन आपके संसदीय प्रणाली ब्रिटेन में भी है और भारत में है। देखिए, भारत का जो राज्याध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में जो होता है राज्याध्यक्ष वो आपका वंशागत होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो राज्याध्यक्ष होगा वो निर्वाचित भी हो सकता है, वंशागत भी हो सकता है और मनोनीत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके संसदीय शासन प्रणाली में कौन सी व्यवस्था आपके होगी, ये आप इसमें क्वेश्चन में है। तो इसका जो ऑप्शन है, एक प्रधान दल व्यवस्था का होना, द्विदलीय व्यवस्था का होना, एक दलीय व्यवस्था का होना और बहुदलीय व्यवस्था का होना। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में दो दलीय का व्यवस्था का होना एक अनिवार्य माना जाता है। इसका जो आंसर सही होगा, यहाँ पर क्वेश्चन हट गया है। क्वेश्चन था कि संसदीय शासन प्रणाली में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सी व्यवस्था का होना अनिवार्य है। तो कम से कम संसदीय शासन प्रणाली में दो दलीय का होना अनिवार्य है। इसका आंसर जो होगा वो भी होगा। आइए डिस्क्रिप्टिव समझते हैं इसका। देखिए, संसदीय शासन स्थिर द्विदलीय व्यवस्था वाले देश में सुचारू रूप से चलता है जहां पर स्थिर द्विदलीय व्यवस्था हो, जहां एक दल शासन तथा दूसरा दल वफादार विपक्ष का गठन करता है। किंतु बहुदलीय व्यवस्था तथा दायित्व विहीन विपक्ष की बुराइयों से भरे देश में संसदीय शासन प्रणाली जो होती है वो आपकी असफल होती है। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए द्विदलीय व्यवस्था आदर्श माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राजा। तो क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा पद है जो संसदीय शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? तो वो होता है आपके प्रधानमंत्री का पद, जो सिर्फ संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका सी होगा। देखिए, संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक होती है। ध्यान से समझते जाइएगा, दोहरी कार्यपालिका होती है, पहली एक नाम मात्र की, दूसरी वास्तविक। नाम मात्र में क्या होता है? देखिए, नाम मात्र की कार्यपालिका जो होती है उसमें राष्ट्रपति होता है, राजा होता है, सम्राट होता है, सामग्री आदि हो सकते के नाम हो सकते हैं। और दूसरी जो वास्तविक कार्यपालिका जो होती है वो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होती है। अब सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। वास्तविक कार्यपालिका
की जो शक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। जैसे देखिए भारत पे है, भारत में क्या है, आपका संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता होती है दो प्रकार की। एक नाम मात्र का होता है, एक वास्तविक जो शक्ति होती है, एक वास्तविक शक्ति होती है। नाम मात्र पे आपके जैसे राष्ट्रपति हो गए, राजा हो गए, उनके पास होती है। और जो वास्तविक जो शक्ति होती है प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में होती है। यानी मंत्रिपरिषद लगभग कोई भी बिल, कोई भी कानून बना देता है वो राष्ट्रपति पास ही कर देता है। वो एक अलग बात हो गई कि आपके हस्ताक्षर, अंतिम जो दस्तखत होगी वो राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी में निचले सदन अर्थात लोकप्रिय सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। यानी आपका जो संसद, जो मंत्रिपरिषद है, संसद के प्रति उत्तरदायी होते। संसद में लोकसभा के प्रति क्वेश्चन पूछा जाएगा, मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक जो शक्ति और नाम मात्र की शक्ति अलग अलग व्यक्तियों में होती है। जो वास्तविक शक्ति होती है वो आपके प्रधानमंत्री, पीएम सहित आपके मंत्रिपरिषद पर होती है, जो वास्तविक शक्ति होती है। और नाम मात्र की शक्ति आपके राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होता है उसमें दोनों शक्ति राष्ट्रपति पर ही निहित होती है। मंत्री जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसे याद रखिएगा। इस व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होता है। संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकता है। संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो वैधानिक जो संप्रभु होगा वो आपका संसद होता है। इसका आंसर जो सही होगा वो भी होगा। आइए समझते हैं। देखिए, संसदीय शासन में सामान्यतः संसद को संप्रभु माना जाता है। किसको माना जाएगा? संसद को। अर्थात संसद सर्वोच्च होगी तथा समस्त विधियों का स्रोत संसद होती है। यद्यपि संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत ग्रेट ब्रिटेन में अपनाया गया, क्योंकि अन्य संसदीय शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। ठीक है, अन्य जो संसदीय शासन में तो उनमें संविधान को सर्वोच्च अपनाया गया है, लेकिन वैधानिक रूप से संसद को संप्रभु माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदात्मक सरकार निम्नांकित में से किसके अभाव में कार्य नहीं करती? लिखित संविधान, सर्वोच्च जो स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, राजनीतिक दल होगा और कठोर संविधान होगा। तो आपको संसदात्मक शासन प्रणाली में लिखित संविधान होना चाहिए। और राजनीतिक दल का अभाव होगा तो कार्य नहीं करेगी। स्वतंत्र न्यायपालिका इसकी विशेषता ही होती है और कठोर संविधान भी होता है। तो यहाँ से जो आपका सही होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। संसदात्मक सरकार में निम्न में से किसके अभाव पर कार्य नहीं कर सकती? तो बिना राजनीतिक दल के, क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि दो दलीय होना अनिवार्य है। एक आदर्श माना जाता, आदर्श स्थिति होती है जिसमें से आपका विपक्ष जो हो वो पूर्ण ईमानदारी से आपकी अपनी भूमिका निभाए, तो सबसे अच्छी संसदीय शासन प्रणाली को माना गया है। इसमें आपका दल का होना अनिवार्य होता है। तो बिना राजनीतिक दल के संसदीय या संसदात्मक सरकार कार्य नहीं कर सकती। देखिए, वही बात कह रहा, राजनीतिक दल के बिना संसदात्मक सरकार कार्य नहीं कर सकती। जैसा कि ब्राइश ने लिखा कि राजनीतिक दल अनिवार्य है, कोई भी बड़ा स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यादेशात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो क्या होगा? शासनाध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर रहेगा, मंत्रिमंडल का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करेगी, सर्वोच्च न्यायालय अपने न्याय पुनराविलोकन के अधिकार से वंचित हो जाएगा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहेगी। तो इसका जो आंसर होगा वो शासनाध्यक्ष जो होगा का कार्यकाल स्थिर हो जाएगा। इसका आंसर ए।
देखिए, यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यात्मक शासन व्यवस्था को अपना लेता है, अभी वर्तमान में संसदीय है, उसकी जगह पर अध्यात्मक शासन व्यवस्था को अपना लेता है, तो शासनाध्यक्ष अध्यक्ष होगा, उसका कार्यकाल स्थिर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बताया संसदीय शासन प्रणाली में किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, यानी शासना जो आपका होगा, राजा होगा या कोई भी शासनाध्यक्ष होगा, उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। वो तब तक कार्य करेगा जब तक उसे लोकसभा में आपका बहुमत, आपका विश्वास प्राप्त होगा। लेकिन अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में कार्यकाल निश्चित हो जाता है, क्योंकि वो उसकी विशेषता होती है। राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित हो जाता है। भारत एक राज्य नहीं अपितु एक उपमहाद्वीप है। अधिक जनसंख्या में बहुभाषाविद, अनेक धार्मिक संप्रदाय, हजारों जातियां हैं भारत में। प्रादेशिक तथा सांस्कृतिक विविधता, यानी भारत में अनेक प्रकार की विविधता होने के कारण सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व समान नहीं है। समान लेने के लिए हमें संसदीय शासन प्रणाली को अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, संसदीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है राज्य के मुखिया द्वारा अपनी मनमर्जी से, सरकार के मुखिया द्वारा, विधान पालिका द्वारा, सरकार के मुखिया की सिफारिश पर राज्य के मुखिया द्वारा। तो इसका जो आंसर सही होगा वो आपका डी सही होगा। सरकार के मुखिया की सिफारिश द्वारा, राज्य के मुखिया द्वारा। जैसे आपका जब मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री आपको मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी, जब प्रधानमंत्री सिफारिश करेगा राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को मंत्रिपरिषद के लिए मंत्री नियुक्त करने के लिए आमंत्रित करता है। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो सरकार के मुखिया के द्वारा, यानी प्रधानमंत्री के द्वारा सिफारिश की जाती है, और राज्य का मुखिया जो होगा राष्ट्रपति वो करता है। मंत्रीगण जो होता है व्यक्तिगत रूप से, ध्यान रखिएगा, खूब क्वेश्चन पूछे, सामूहिक रूप से जब बात करेगा तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, और जब व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। ये क्वेश्चन खूब बार पूछा हुआ है कि आपके मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से कोई मंत्री होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए, सरकारों का वर्गीकरण संसदीय एवं अध्यात्मात्मक के रूप में किया जाता है। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर, राजनीतिक एवं सिविल सेवकों के बीच संबंधों के आधार पर, लिखित एवं अलिखित संविधान के आधार पर, दुष्परिवर्तनशील और सुपरिवर्तनशील संविधान के आधार पर। तो देखिए कि आपका संसदीय सरकार है किसी देश की कि अध्यात्मात्मक सरकार है, इसका निर्धारण विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच कैसा संबंध है इसके आधार पर किया जाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा वो आपका ऐसा ही होगा। देखिए, सरकारों का वर्गीकरण जो होगा संसदीय एवं अध्यक्षीय के रूप में किया जाता है। संसदीय सरकार में विधायिका एवं कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़ी होती है। मंत्रिपरिषद संसद के सदस्यों से गठित होती है, जबकि अध्यक्षीय सरकार में कार्यपालिका एवं विधायिका अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, और ये तो आपका है, ये संसदीय शासन प्रणाली में है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, और संघात्मक सरकार भी है, अध्यात्मात्मक सरकार नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। देखिए, अध्यक्षीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान भारत में एक संसदीय शासन प्रणाली की अनुशंसा करता है, यानी भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। कई बार आपको पिछले क्वेश्चनों में हल कर चुके हैं। संविधान में वर्णित व्यवस्था के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के 1 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, तो इसे याद रखिएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किस आर्टिकल में इसके जिक्र हुआ है? तो 75 के 1 में। तथा संसदीय परंपराओं के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कुछ विशेष कार्यों को छोड़कर कार्य करेगा। और यहीं पर आपका प्रधानमंत्री की सलाह पर आपके राष्ट्रपति
अन्य मंत्रियों की नियुक्त करेगा। भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? जर्मन पार्लियामेंट के, ब्रिटिश पार्लियामेंट के, अमेरिकी और फ्रेंच। तो आपके भारतीय संसद जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मॉडल पर आधारित है, क्योंकि ब्रिटेन में भी संसदीय शासन प्रणाली है और भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्ट मिनिस्टर उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडल सरकार के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, उत्तरदायी संसदीय प्रणाली को वेस्टमिंस्टर और उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय मॉडल पर आधारित है, हालांकि दोनों में कुछ अंतर है। उदाहरण के लिए जो आपका ब्रिटिश संसद जो है भारतीय संसद की तरह संप्रभु नहीं है, याद रखिएगा। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका जो प्रधान होगा वो उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। लोक क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण क्या है? यह है कि क्रियाशील बनाता है। किसको? साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाले पद्धतियों को, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो देखिए, लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण यही है कि साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। इसका आंसर जो सही होगा वो आपका ए सही होगा। देखिए, लोकतंत्र का विशिष्ट गुण यह है कि साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। उल्लेखनीय है कि लोकतंत्र केवल एक विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणाली नहीं है, अपितु एक विशेष प्रकार के राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन भी है। ठीक है, तो लोकतंत्र की सबसे खास बात क्या होता है, ये सभी व्यक्तियों में एक एनर्जेटिक, यानी ये एहसास कराता है कि हाँ, कोई भी व्यक्ति होगा कि हमारी इस सरकार में हमारी भूमिका है, क्योंकि वोट देते हैं और जितने भी कार्य होते हैं उसमें एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से अपना जुड़ाव महसूस होता है। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में संस्थात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर इसकी? तो ये है 1980 के दशक में। इसका आंसर जो सही होगा वो सी सही होगा। देखिए, 1980 के दशक में भारतीय राजनीति में संस्थात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर बढ़ी। 1983 हुआ क्या था? 1983 में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा पांडिचेरी के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बेंगलोर में हुई थी, जिसमें राज्यों की स्वतंत्रता की समस्या पर विचार विमर्श किया गया। इसी बैठक के परिणाम स्वरूप केंद्र और राज्यों के संबंध का अध्ययन भी किया गया और तभी सरकारीय आयोग आया था। ठीक है, जिससे उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि भारत में सरकारी आयोग की सिफारिशों को भी लागू किया गया था और तभी से संस्थात्मक व्यवस्था केंद्रीयता की ओर इसकी थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रेसिडेंशियल स्वरूप की विशेषता नहीं है? राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है, यह विधायी एवं कार्यपालिका कृत्यों को पृथक नहीं करता है, राष्ट्रपति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन नहीं करता, राष्ट्रपति की पदावधि विधानमंडल पर निर्भर करती है। तो आपका इसका आंसर होगा ए, राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है। देखिए, अध्यादेशात्मक व्यवस्था में जनता, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का चुनाव अलग अलग करती है। ये दोनों एक दूसरे के प्रति नहीं बल्कि सीधे और अलग अलग जनता के प्रति विधि निर्माण तथा प्रशासन के लिए क्रमशः उत्तरदायी होते हैं। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति ही वास्तविक प्रमुख। तो फ्रेंड्स, ये आपके रहे लगभग 30 क्वेश्चन, और ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके लगभग कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो पर, जिसमें हम और चर्चा करेंगे भारत की शासन प्रणाली से संबंधित। नमस्कार।